नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चरर में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आशय समझने का प्रयास किया था, उसको परिभाषित किया था और यह देखा था कि किन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण कुछ देशों को या तीसरी दुनिया के देशों को गुटनिरपेक्षता अपनानी पड़ी। और साथ में हमने इन बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया था कि 1961 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, उसमें किन बिंदुओं के आधार पे जो देश थे उनको आमंत्रित किया गया था। इन सब बिंदुओं पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में हम आज का जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां। यह तो सर्वविदित है कि 1945 के बाद का जो दौर था वो शीत युद्ध का दौर था और उसी दरमियान तीसरी दुनिया के देशों ने स्वाधीनता प्राप्त की थी और वो अपने आप को किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे और साथ ही अपने मानकों के आधार पे, अपने सिद्धांतों के आधार पे अपने अपने देशों का विकास करना चाहते थे। तो इसी संदर्भ में यदि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पर विस्तार से विचार विमर्श करें तो ये जो आंदोलन था शुरू में यानी 1961 में जब बेलग्रेड का सम्मेलन हुआ था तो इसमें मात्र 25 देशों ने इसके शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन यह आंदोलन आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया, विश्व में यूएनओ के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनकी जो सदस्यता संख्या है उसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसकी सदस्य संख्या 120 है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी प्रभावी भूमिका अदा की है और अभी तक इसके कुल 18 शिखर सम्मेलन हो चुके। जो 18वां शिखर सम्मेलन था वो 25 व 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान में हुआ था। इस प्रकार इस आंदोलन की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो उपलब्धि है वो इस प्रकार है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोनों गुटों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। शुरू में तो जो पश्चिमी गुट था यानी जो अमेरिका के नेतृत्व में था वो, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का गुट था, इन्होंने दोनों ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कोई मान्यता नहीं दी। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों ही महाशक्तियों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को स्वीकार कर लिया और बाद में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार पहली जो उपलब्धि यही है कि इस आंदोलन को दोनों गुटों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। जो दूसरी उपलब्धि है वो इसकी ये है कि विश्व राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो भी बड़े बड़े संघर्ष हुए उनको रोकने में इसने अहम भूमिका अदा की। कहने का मतलब शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो भी गुटनिरपेक्ष देश थे इन्होंने दोनों गुटों के बीच में सद्भावना स्थापित करने का प्रयास किया और संपर्क
माध्यमों से, संपर्क सूत्रों के माध्यम से काम किया। इस प्रकार जो शीत युद्ध का दौर था और जिसमें एक दूसरे के खिलाफ जो गलतफहमियां थी उनको दूर करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रभावी भूमिका अदा की और इस प्रकार गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें ये जो युद्ध है, शीत युद्ध है, शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था। उसको कम करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी प्रकार निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी इन्होंने प्रभावी भूमिका अदा की। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए भी, अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी प्रभावी भूमिका अदा की और विश्व शांति को बढ़ावा देने का काम किया। गुट जैसे 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसी प्रकार जो भी उस समय अणुबमों का आविष्कार हो रहा था, तो धीरे धीरे उन बिंदुओं पर ऐसे विचार विमर्श किया गया। तो इस आंदोलन ने निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश थे उन्होंने अपने अपने देशों की आवश्यकता के अनुसार अपने अपने विकास के प्रतिमान स्थापित किए। गुट निरपेक्ष देशों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भाई उस दौर में जब दो गुट थे, एक तो पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट, तो या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए या फिर साम्यवादी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। तो गुट निरपेक्ष देशों ने जिस देश की जैसी आवश्यकता थी, उस देश में जो भी परिस्थिति थी, उनके अनुरूप अपने विकास के प्रतिमान अपनाए। अपने जो भी राष्ट्रीय सांचे थे, पद्धतियाँ थी, उनका आविष्कार किया। जैसे भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस प्रकार गुट निरपेक्ष देश अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार अपने अपने विकास प्रतिमानों का नियमन किया। इसी प्रकार विकासशील राष्ट्र थे जो तीसरी दुनिया के देश थे, उनके मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में सहायता की। जो विकासशील राष्ट्र थे जिनका विकास हुआ नहीं था और उनको उसी समय नई नई स्वाधीनता प्राप्त हुई थी, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इन विकासशील देशों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने में योगदान दिया और इन देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ऐसे हर संभव प्रयास किए जिससे वे अपना आर्थिक विकास कर सके। इसी प्रकार एक उपलब्धि ये थी नियो की मांग। नियो का मतलब है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नियो की मांग भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि है। 1962 से ही जब तीसरी दुनिया के देश अपने अपने विकास के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की शुरुआत की थी, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने यह पहल की कि दुनिया में अब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें तीसरी दुनिया के देशों को उनके विकास की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी और आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पर हम विवेचना करें या उन पर प्रकाश डालें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर प्रकाश डाल सकते हैं और यह कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा की। इस प्रकार
गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पर विचार विमर्श करने के बाद अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना या विफलताएं क्या हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार गुट निरपेक्ष आंदोलन ने वह उपलब्धियां हासिल नहीं की जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में यह समझने का प्रयास करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐसी क्या कमजोरियां हैं जिसके चलते विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। तो पहली जो आलोचना का बिंदु है वो है, यह आंदोलन अवसरवादी ज़्यादा था, काम निकालने की नीति पर आधारित था, ऐसे विद्वानों के द्वारा आलोचना की जाती है। जो पश्चिमी आलोचक हैं, पश्चिमी विद्वान हैं, उनका ये मानना था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कोई सिद्धांत नहीं थे और यह समय के अनुसार अवसरवादी नीतियों पर आधारित था, जो केवल और केवल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया था। इस प्रकार ये विद्वान इस पर दोगलेपन का आरोप लगाकर इसकी आलोचना करते हैं, इसको अवसरवादी कहते हैं। लेकिन यदि हम सही ढंग से उसका वर्णन करें तो यह कहना बेमानी होगी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अवसरवादी आंदोलन है, क्योंकि ये कोई अवसरवादी आंदोलन नहीं था। क्योंकि उस समय की जो परिदृश्य था शीत युद्ध का, उसमें इस आंदोलन का उद्देश्य इसलिए हुआ था कि तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की रक्षा कर सके। इस प्रकार ये जो पश्चिमी विद्वानों के द्वारा जो आलोचना की जाती है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। दूसरा, इसके संदर्भ में ये कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में कि ये देश, गुट निरपेक्ष देश, बाहरी सहायता पर निर्भर थे। यह तो सत्य है कि जो तीसरी दुनिया के देश थे उनमें जनसंख्या का आधिक्य था, पिछड़ापन था, रहन सहन का नीचे का स्तर था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, विभिन्न बीमारियां थी, उनके पास तकनीकी संसाधन भी नहीं थे और ये जो देश थे अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। लेकिन फिर भी यह कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो वो बाहरी सहायता पर निर्भर थे, लेकिन इनके पास भी इतने प्राकृतिक संसाधन थे जिनका यदि समुचित तरीके से दोहन किया जाए तो वो अपने विकास कर सकते थे। तो कुछ विद्वानों की जो आलोचना है कि ये जो देश हैं, गुट निरपेक्ष देश हैं, जो बाहरी सहायता पर निर्भर हैं, यह भी कुछ हद तक ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान यह कहते हैं कि जो गुट निरपेक्ष देश हैं, जो दोनों गुटों से सहायता लेकर अपना काम निकालने में लगे हुए थे। इसी प्रकार कुछ विद्वान गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनी सुरक्षा का साधन नहीं मानते। जैसे कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रभावी भूमिका अदा की थी और उन्हीं की पहल पे ये आंदोलन अस्तित्व में आया था। लेकिन जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद में भारत के कुछ विद्वानों ने यह कहना शुरू किया कि गुट निरपेक्षता किसी भी देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। तो ये कुछ विद्वानों का मानना था कि गुट निरपेक्षता से हम हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, यह सुरक्षा का साधन नहीं है। इस प्रकार इसकी एक आलोचना इस आधार पे भी की जाती है। इसी प्रकार एक आलोचना ये है कि जो गुट निरपेक्ष देश है उनके पास ये एक दिशाहीन आंदोलन था, क्योंकि
इनके पास न तो भविष्य के लिए कोई विजन था, न उनके कोई सिद्धांत थे, और न ऐसे मानक थे जिनके आधार पे ये अपने एजेंडा के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए काम करें। तो कुछ विद्वानों का मानना ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना यह कहकर की है कि गुट निरपेक्ष देशों के बीच बुनियादी एकता का अभाव था। आलोचकों का यह भी मानना है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच में बुनियादी एकता नहीं पाई जाती, क्योंकि जिस तरीके से उस समय जो दोनों गुट थे उनका विरोध ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ देश तो करते थे, लेकिन कुछ देश उनसे भी आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार इन देशों के बीच यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के बीच में बुनियादी एकता का अभाव था। इस प्रकार ये आलोचनाएं हैं जो किन्हीं तथ्यों पर तो हो सकता है कुछ बिंदुओं पर सही हो, लेकिन ज़्यादातर आलोचनाएं पश्चिमी विद्वानों के द्वारा की गई हैं जो कि ठीक नहीं है।